जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी, ऐसी हमारी पूरी आशा है आप सभी से। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल में जो पेपर नंबर 2 पूछा जाता है साथियों, उसमें हिंदी व्याकरण से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर साथियों 78 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 77 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं वीडियो देख करके। तो चलिए साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही मजा आएगा आपको आज की वीडियो देखने में। तो साथियों पहला जो प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से थल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है ये बताना है। वायु होगा, जल होगा, भोज होगा, कपट होगा। तो क्या होगा साथियों, तो आपका जो सही जवाब बनेगा वो है जल होगा। आप लोग अपना अपना स्कोर कलेक्ट कर रखिएगा, लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताएगा कि हमारा इतना स्कोर हो पाया है, ठीक है साथियों। तो जो आपका जो सही जवाब होगा वो जल होगा। अब वायु का जो साथियों विरुद्धार्थी या फिर कह सकते हैं दूसरे शब्दों में विलोम क्या होगा। वायु का जो विलोम होगा वो निर्वात होता है साथियों, अभी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। भोज का जो विलोम क्या होता है साथियों, भोज का जो विलोम होता है वो होता है उपवास। थोड़ा सा भोज के बारे में बताते हैं। भोज का जो विलोम शब्द होता है साथियों वो उपवास होता है। और भोज का जो अर्थ होता है बहुत से लोगों का एक साथ बैठकर खाना पीना, उसे हम भोज कहते हैं। जैसे जेवनार या फिर दावत हो गया। भोज्य पदार्थ कुल मिला के खाने की चीज़ होती है। उपवास का अर्थ क्या होता है साथियों, उपवास का अर्थ समझिए, उपवास माने व्रत, निराहार रहना, ठीक है। तो ये होता है उपवास और भोज का मतलब। कपट की बात करें साथियों, तो कपट का जो विरुद्धार्थी होगा वो क्या होता है, कपट का वो होता है निष्कपट। क्या होता है, निष्कपट होता है, ठीक है। और भी कपट के अर्थ होते हैं, जैसे छल, धोखा, माया, प्रपंच हुआ, कुटिलता हुआ, चालबाजी हुआ, धूर्तता हुआ। निष्कपट का जो अर्थ होता है साथियों वो होता है छल, यानी कपट से रहित हो, सरल सीधा मिला के सज्जन व्यक्ति हो गया, जिसमें कोई छल कपट न हो, खरा सच्चा, ठीक है। तो ये था कुछ विरुद्धार्थी शब्द जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट थे। और साथियों वायु का जो है वाक्य के हिसाब से जो प्रश्न पूछा जाता है उसके हिसाब से अलग अलग होता है, आप देखे होंगे। तो उसके संदर्भ में ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन सटीक होगा। तो अभी वायु का जो होगा वो निर्वात होता है, वैसे पूछे गए संदर्भ के अनुसार ही होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रशंसनीय का विलोम होगा। क्या होगा प्रशंसनीय का, अभिनंदनीय होगा, निंदनीय होगा, स्तुत्य होगा या फिर अनिंदनीय हो गया। क्या होगा साथियों प्रशंसनीय का विलोम, तो आपका जो सही जवाब होगा वो है निंदनीय होगा। प्रशंसनीय क्या होता है साथियों, प्रशंसनीय का जो विलोम होता है वो निंदनीय होता है, आपने जाना। तो प्रशंसनीय का जो अर्थ होता है साथियों प्रशंसा के योग्य या स्तुति के योग्य, या कह सकते हो सराहनीय, या कह सकते हैं जिसकी प्रशंसा की जाए वही क्या होता है, प्रशंसनीय होता है, ठीक है। जिसकी प्रशंसा की जाए वो प्रशंसनीय होता है। निंदनीय का क्या अर्थ होता है साथियों, निंदनीय का जो अर्थ होता है वो निंदा के योग्य, माने बुराई के योग्य, ठीक है। जिसकी निंदा की जाए उसे ही हम क्या बोलते हैं, निंदनीय कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है साथियों शेरनी में निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है। नी प्रत्यय, शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कुटनी। आप सभी साथियों इस प्रश्न का जवाब तो आसानी से दे पाएंगे, हमें पता है, लेकिन थोड़ा सा हम आपको प्रत्यय के बारे में बताते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता ला देते हैं। हिंदी व्याकरण में प्रत्ययों का महत्वपूर्ण स्थान है साथियों, क्योंकि वे शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं और भाषा को अधिक समृद्ध बनाते हैं, ठीक है। प्रत्यय और साथियों प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो प्रत्यय के दो मुख्य भागों में बांटा गया है प्रत्यय को। एक होता है कृत प्रत्यय है साथियों, एक होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं आप लोग। 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जिसका डिटेल हमें बताते हैं साथियों, ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज हो पाए। तो थोड़ा सा समझिए, धीरज रखिएगा, उसके बाद ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो हम लगातार फिर खींचते हुए चले जाएंगे। तो कृत प्रत्यय क्या होता है उसको देखिए। कृत प्रत्यय क्या होता है, वे प्रत्यय जो धातुओं, क्रियाओं के मूल रूप, जिन्हें हम धातु कहते हैं, ठीक है, के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। शब्दों के वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बने वाले जो शब्द होते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। जो कृत प्रत्यय से बनते हैं जो शब्द, उनसे जो बनते हैं उन्हें हम कृदंत कहते हैं, कृदंत प्रत्यय। जैसे हम उदाहरण आपको अगर दें तो पढ़ में आई अगर प्रत्यय हम लगा दिए तो क्या बन गया, पढ़ाई बन गया। क्रिया से बना, पढ़ना क्रिया से पढ़ाई शब्द बन गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। जैसे हम लिखावट की बात करें, लिखना क्रिया से लिखावट शब्द बना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख में हम आवट प्रत्यय जोड़ देंगे, आवट प्रत्यय,
तो क्या हो जाएगा लिखावट, और लिखना क्रिया से लिखावट शब्द बना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कृत प्रत्यय हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय क्या होता है साथियों वो समझते हैं। वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में लग कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण समझिए, सोनार, सोनार देखिए, ठीक है, सोनार, तो सोनार जो है सोना संज्ञा से सोनार शब्द बना है, सुनार, ठीक है। तो सुनार जो है वो सोना संज्ञा से सुनार शब्द बना है। तो यहाँ पे जब संज्ञा या सर्वनाम या फिर विशेषण के अंत में अगर लग कर नए शब्द बनते हैं तो वहाँ पे तद्धित प्रत्यय होता है साथियों, याद रखिएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। नी प्रत्यय नहीं लगा है, किस में नहीं लगा है? तो बताइए किस में नहीं लगा है? शेरनी में, मोरनी में, नौकरानी में या फिर कुटनी में? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है नौकरानी, ठीक है। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा, बाकी शेरनी में शेर से शेरनी बना है, मोर से मोरनी बना है, कूट से कोटनी बना है, लेकिन नौकर से नौकरानी बना है तो इसमें आनी प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो ये इसमें नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला प्रश्न साथियों, दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में कारक के रूप में पहचान कीजिए। कारक के रूप की पहचान करना है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, आपको बताना है कौन सा कारक होगा। आज थोड़ा सा हम कारक भी आप सभी को समझाएंगे, थोड़ा सा कारक के बारे में, थोड़ा सा आप लोग धीरज रखिएगा। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, अब इसमें कौन सा कारक होगा? तो साथियों इसमें जो कारक होगा वो अपादान कारक होगा। अब अपादान कारक क्या होता है, संबंध क्या होता है, कारण क्या होता है, समझाएंगे। थोड़ा सा समझिए कारक क्या होता है। कारक साथियों व्याकरण में वे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को क्रिया या अन्य शब्दों के साथ दर्शाते हैं, उन्हें ही हम कारक कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है। हिंदी में 8 कारक होते हैं जिनके नाम आप सभी को पता होगा, 8 कारक के, और ऑप्शन में जो 4 हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं साथियों। संबंध कारक, हाँ तो चलिए संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है साथियों? जो किसी वस्तु या व्यक्ति का दूसरे वस्तु या व्यक्ति से संबंध दर्शाता हो उसे ही हम संबंध कारक कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है संबंध दर्शाना। तो इसके चिन्ह जो होते हैं साथियों, का हो गया, की हो गए, का के की, रा रे री, ना ने नी, ये शब्द क्या होते हैं? संबंध कारक, इसके चिन्ह होते हैं, ये संबंध कारक को दर्शाते हैं, ठीक है, संबंध को दर्शाते हैं। करण कारक की बात करें साथियों, करण कारक, अपादान कारक अभी हमने देखा था, अपादान कारक जो कि ऑप्शन था, जिससे कोई वस्तु अलग होती है, यानी जहाँ से अलगाव का बोध हो वहीं पे क्या होता है, अपादान कारक होता है। और इसका चिन्ह साथियों जो होता है वो से होता है, ठीक है। जैसे उदाहरण दे, पेड़ से पत्ते गिरे, तो यहाँ पेड़ अपादान कारक हो जाएगा क्योंकि अलगाव हो गया ना, पेड़ से पत्ते अलग हो गए तो अलगाव के रूप में। तो करण कारक, करण कारक की भी बात कर लेते हैं। जिस साधन से क्रिया की जाती है यानी जिसकी सहायता से काम किया जाता है वही क्या होता है, करण कारक होता है। इसका चिन्ह साथियों से होता है या फिर के द्वारा होता है, और ये अलगाव के रूप में नहीं प्रयोग होता, याद रखिएगा। जैसे उदाहरण हम देते हैं, राम ने बाण से रावण को मारा, राम ने बाण से रावण को मारा, यहाँ बाण से क्या हो गया, बाण के द्वारा मारा जा रहा है ना, तो यहाँ पे जो से है वो आपका करण कारक का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अगले कारक संप्रदान कारक की। संप्रदान कारक क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाती है यानी जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है, इसका चिन्ह को या के लिए होता है। जैसे राम ने सीता के लिए फल लाए, राम ने सीता के लिए फल लाए, तो यहाँ सीता के लिए फल लाया जा रहा है तो सीता जो है संप्रदान कारक का उदाहरण हो जाएगा। और चिन्ह आप लोग जानते होंगे, के लिए, को या फिर के लिए, को या के लिए चिन्ह आपको दिखे तो संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इसमें रात को कारक है, फिर कारक की बात हो गई। चलिए बताइए कौन सा कारक होगा? तो रात को कर्म होगा, अधिकरण होगा, करण होगा या फिर संबोधन होगा। तो कौन सा कारक होगा साथियों? आपका जो सही जवाब होगा वो है कर्म, कर्म कारक होगा। कारक की संख्या अभी हमने आपको बताया कि उनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है, ठीक है। कर्म कारक की बात कर लेते हैं। कर्म कारक यह होता है
जो क्रिया को करता है यानी काम करने वाला, सॉरी मैं कर्ता की बात कर रहा, कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक की बात कर रहा हूँ, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है यानी जिस पर काम का प्रभाव होता है, उसका चिन्ह जो होता है साथियों वो को होता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए, राम ने रावण को मारा, यहाँ राम ने रावण को मारा, तो यहाँ रावण कर्म कारक है साथियों, ठीक है। और जो चिन्ह है को, राम ने रावण को आया ना, तो ये कर्म कारक का उदाहरण हो गया, ठीक है। अधिकरण, अधिकरण कारक ये भी जान लीजिए, इसको नहीं जाने थे, करण तो हमने पिछले क्वेश्चन में जाना। अधिकरण जान लीजिए, जो क्रिया का आधार होता है यानी जहाँ क्रिया होती है उसके लिए चिन्ह में या पर, में पर जो होता है, इससे हम पहचान पाएंगे अधिकरण कारक है या नहीं। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, तो मेज पर जो आया ना, इससे हम पहचान पाएंगे अधिकरण कारक है, ठीक है। संबोधन कारक की बात करें साथियों, तो जो किसी को बुलाने या पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है, इसका चिन्ह कोई विशेष विभक्ति नहीं है बल्कि विस्मयादिबोधक चिन्ह ही होता है, ठीक है। तो इसे हम पहचान कर पाएंगे। हे राम यहाँ आओ, तो हे राम में संबोधन चिन्ह लग गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे दौड़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कर्तृवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा, भाववाच्य। आज हम तीनों वाच्य के बारे में समझेंगे, क्या होता है वाच्य, कौन से वाच्य में क्या होता है, सब बताएंगे साथियों। इसका जो सही जवाब होगा वो है भाववाच्य। उससे दौड़ा नहीं जाता भाव है, ठीक है, भाववाच्य का उदाहरण हो जाएगा। तो आपका जो सही जवाब भाववाच्य हो जाएगा। चलिए वाच्य समझते हैं। वाच्य, वाच्य क्रिया का वह रूप होता है साथियों जिससे पता चलता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो रही है, कि कर्म की प्रधानता हो रही है, कि भाव में प्रधानता हो रही है। किसकी प्रधानता होती है? जहाँ पे जिसकी प्रधानता होती है वही हो जाता है। अगर कर्ता की प्रधानता होती है कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता हो रही कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता हो रही भाववाच्य हो जाएगा। तो ये था आपका वाच्य। और इनके बीच वाच्य के तीन भेद होते भी हैं, ठीक है। तो समझ गए, जहां जिसकी प्रधानता हो वही वो वाच्य हो जाएगा। अगर कर्तृवाच्य का उदाहरण चाहिए तो बता दें, राम पुस्तक पढ़ता है। राम जिस वक्त में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ राम की प्रधानता हो रही है, माने कर्ता की प्रधानता हो रही है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य का उदाहरण देखिए, पुस्तक राम के द्वारा पढ़ी जाती है, राम के द्वारा, तो पुस्तक जब राम के द्वारा पढ़ी जा रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म की प्रधानता हो रही ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होगा। भाववाच्य, उदाहरण में आप समझिए, उससे दौड़ा नहीं जाता, ये भाववाच्य का उदाहरण है। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। और साथियों इसमें क्रिया जो होती है ना, हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होती है, याद रखिएगा, हमेशा एक वचन जरूर याद रखिएगा। इसमें जो है एक वचन, क्रिया हमेशा एक वचन में होती है भाववाच्य में। अगला प्रश्न है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया का होने का संदेह उसे क्या कहते हैं? समान भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध भूत। साथियों वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम अब लगातार प्रश्नोत्तर करके बताएंगे। हर वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा विषय बताते रहेंगे तो आप सीख जाएंगे। जो नए स्टूडेंट रहेंगे उनको भी पता चल जाएगा, और जो हमारे पुराने साथी हैं उनका तो रिवीजन एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत है नहीं। तो ठीक है, चलिए इसका प्रश्न का जवाब देते हैं। तो क्या होगा, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया होने का संदेह उसे क्या कहते हैं? तो आपका जो सही जवाब होगा वो है संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ से समझिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया का होने का संदेह उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे वह पढ़ता होगा, शायद आज वर्षा हो, ठीक है। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? विषय, पता, अभिवादन, दिनांक। औपचारिक पत्र में, तो साथियों आपका जो सही जवाब बनेगा वो है अभिवादन, ठीक है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग कार्यालयों व सरकारी कामकाजों में होता है। औपचारिक पत्रों का, औपचारिक पत्र में विषय, पता, दिनांक का प्रयोग होता है, जबकि अभिवादन का प्रयोग अनौपचारिक पत्रों में किया जाता है, याद रखिएगा। औपचारिक पत्रों में विषय, पता और दिनांक का प्रयोग होता है, जबकि अभिवादन का प्रयोग अनौपचारिक पत्र में किया जाता है। इसको याद रखना है, पत्र से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्तियां, पत्ते, पत्तियां या फिर पत्तियां। तो पत्ती शब्द का बहुवचन रूप, तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है पत्तियां होगा, ठीक है। सौदामिनी का पर्यायवाची है, सौदामिनी का विबुध, शक्र, क्षण प्रभा, आसार। तो सौदामिनी का पर्यायवाची है, क्या होगा साथियों? तो क्षण प्रभा जो है वो सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द होगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग और अपना डिटेल से पढ़ सकते हैं। अर्जन शब्द का विलोम है अर्जित, व्ययन, अमृत, अर्थ। तो अर्जन शब्द का जो विलोम होगा साथियों वो क्या होगा? वो होगा व्ययन, ठीक है, अर्जन, व्ययन।
कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है, क्या होगा? सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। कच्चा चिट्ठा खोलना। तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो सारा भेद खोल देना। ठीक है, कहते हैं ना कच्चा चिट्ठा खोल देंगे तुम्हारा, तो सारा भेद खोल देंगे हम। इसलिए बता दो भाई, अभी वक्त है, नहीं तो सबके सामने मैं बेइज्जत कर दूंगा तुम्हारा। कहार का लिंग बदलें। कहार, काहुराइन, काहिरिन, कहारिन। तो कहार का लिंग बदलना है, क्या होगा? तो सही जवाब कहारिन होगा। ठीक है, दिए गए वाक्य में संबंध बोधक अव्यय ज्ञात कीजिए। गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई। तेजी से आकर रुक गाड़ी। तो बताइए, संबंध बोधक अव्यय ज्ञात करना है, क्या होगा? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो है तेजी से। आप लोग अपना स्कोर जरूर याद रखिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है साथियों। ठीक है, और आप सभी को अगर पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, हम पूरी डिटेल में हर प्रश्न का पूरा डिटेल बताएंगे। अगर शॉर्ट में चाहिए तो इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा डिटेल करके बताएंगे। ये परफेक्ट है तो इस पे परफेक्ट बताइएगा। ठीक है, तो गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई। यहाँ पे तेजी से क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय होगा। दिया गया वाक्य गाड़ी तेजी से आकर स्टेशन पर रुक गई, वाक्य में तेजी से संबंध बोधक अव्यय होगा। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के लिए उसके बाद लगने वाला अव्यय संबंध बोधक अव्यय कहलाता है, जैसे ने, को, से, के लिए, के, की, में, पर आदि। ठीक है, सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म बताना है। पुरुषवाचक तू, आप, संबंधवाचक जो, सो, अनिश्चयवाचक कौन, क्या, निश्चयवाचक यह वह। तो क्या होगा साथियों आपका सही जवाब? तो सही जवाब होगा अनिश्चयवाचक में कौन क्या नहीं, ये तो प्रश्नवाचक का है साथियों। अनिश्चयवाचक में होता है कोई कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे कौन क्या प्रश्नवाचक है, तो यही आपका सही असंगत युग्म हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है, क्या है? स्वर है साथियों, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, फिर अर्धस्वर है। तो री कैसी ध्वनि है हिंदी वर्णमाला में? तो साथियों सही जवाब बनेगा वो है स्वर। ठीक है, हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि स्वर है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा के होता है। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। एक दुबला पतला व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, तो कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? या फिर डैश या फिर विवरण चिन्ह, कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? तो साथियों डैश। ठीक है, डैश का प्रयोग होगा, यहाँ दुबला पतला के बीच में डैश लगेगा। ठीक है, देखिए विराम चिन्हों के जो भेद हैं वो श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं, और ये 20 चिन्ह इस तरीके से हैं: अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह। ये सारे चिन्ह को आप याद रखिएगा, सारे चिन्ह के नाम हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि ये इस चिन्ह का नाम क्या है या इस चिन्ह का नाम क्या है, ये कौन से चिन्ह है, तो चिन्ह आप याद रखिएगा। इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? चालक गाड़ी चलाता है, माँ स्वेटर बुनती है, रामू खाना खा रहा है, श्याम हंसता है। अकर्मक क्रिया बताना है। तो साथियों अकर्मक क्रिया आपका जो सही जवाब बनेगा वो है श्याम हंसता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। बाकी आपके सकर्मक क्रिया, श्याम हंसता है में अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है साथियों वहीं पे अकर्मक होता है, वहाँ क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव होता है, जैसे श्याम सोता है, राजेश दौड़ता है। ठीक है, जहाँ पे कर्म की प्रधानता हो जाएगी तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। अव्यय से भी क्वेश्चन आना एक तय है, अव्यय से भी क्वेश्चन एकदम अपना क्लियर रखिएगा। बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे, निपात अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, या फिर एक और ऑप्शन लीजिए, दिख नहीं रहा है, तो भी बताइए कौन सा अव्यय होगा। चलिए वो भी ऑप्शन देख लीजिए। अव्यय का भेद, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, बताइए कौन सा अव्यय होगा, अव्यय के भेद का सही विकल्प है कौन? बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे, तो साथियों यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। ठीक है, बच्चे घर के बाहर पौधे लगा रहे थे, संबंध बोधक वाक्य का उदाहरण है बोधक अव्यय का। ठीक है, संबंध बोधक वे अव्यय जिनसे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है। अव्यय के बारे में जानकारी चाहिए, विस्तृत जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। अव्यय के जो है बारे में एक अलग सी वीडियो बना देंगे। गिरीश का संधि विच्छेद होगा, गिरिधंश, गिरिधनीश, गिरिधंश, गिराधंश। तो गिरीश का संधि विच्छेद
संधि कितने प्रकार की होती है साथियों? 3 प्रकार की होती है, आप सभी को पता होगा। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और बिना किसी का नकल देखे हुए। जो इस समय वीडियो जो भी देख रहा है, अगर पता है तो तुरंत कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो, ईमानदारी से, क्योंकि साथियों बहुत ही सिंपल सवाल है। बस ये जानना चाहते हैं कि कौन से साथी को डाउट है, 3 या 5, अक्सर डाउट रहता है। तो जो लगातार वीडियो देख रहे हैं, लगातार पढ़ाई से अटैच में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो साथी तो उनके लिए कोई बात नहीं है, तो हलवा है। लेकिन जो साथी थोड़ा सा बीच बीच में पढ़ते हैं, कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो उनके लिए दिक्कत है, कन्फ्यूजन में वो गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो बताइए साथियों क्या होगा सही जवाब? गिरीश का संधि विच्छेद। तो जो गिरीश का संधि विच्छेद होगा गिरिधन ईश होगा। ठीक है, तो गिरिधन ईश होगा, गिरीश का संधि विच्छेद गिरिधन ईश होगा। साथियों यह दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ये किसका प्रकार है ये आप बताइएगा, कौन सी संधि का प्रकार है? यदि अ आ ई ई उ ये नियम आप देख लीजिएगा, तो ये दोनों मिलकर आ उ री हो जाता है। नियम याद रखेंगे तो आपका संधि नहीं रुकेगा, आप संधि 100% कर ले जाएंगे। ठीक है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? उच्चारण स्थान याद रखना है, उच्चारण स्थान एक भी छूटना नहीं चाहिए, एकदम आप चाट लो, कहीं से भी क्वेश्चन है उच्चारण स्थान का क्वेश्चन चाट लो। अ आ ई उ ओष्ठ वर्ण, तो साथियों उ ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, यह, जो, कुछ। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन था, ऑप्शन के माध्यम से आपने नोट में देखा था। तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो यह वह होता है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम, कोई कुछ अनिश्चयवाचक और जो सो संबंधवाचक, और कुछ जो है अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, यह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निकट या दूर की किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, घटना, व्यापार की निश्चितता का जिक्र हो, उन सब शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न साथियों आपका गद्यांश से है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा, ये हम आपसे बार बार कहते हैं, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि इसी से आपके 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो लगभग 3 क्वेश्चन से कम नहीं क्वेश्चन बनेगा। तो गद्यांश को एकदम पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, उसके बाद आप प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। आपको एक बार में समझ नहीं आता, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, फिर से गद्यांश को देखिए, उसके बाद प्रश्नों को अपने से करने का प्रयास कीजिए, फिर आप मिलाइए कि देखिए हमारा कितना सही कर पा रहे हैं, 5 में कितना कर पा रहे हैं या 3 में कितना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वह उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा श्लाघ नहीं प्रतीत होता। जब तक आनंद का लगाव किसी क्रिया, व्यापार या उसकी भावना के साथ नहीं दिखाई पड़ता, तब तक उसे उत्साह की संज्ञा प्राप्त नहीं होती। प्रयत्न और कर्म संकल्प उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण है। प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत बुद्धि का योग भी रहता है। कुछ कर्मों में तो बुद्धि की तत्परता और शरीर की तत्परता दोनों बराबर साथ साथ चलती हैं। उत्साह की उमंग जिस प्रकार हाथ पैर चलवाती है, उसी प्रकार बुद्धि से भी काम कराती है। ऐसे उत्साह वाले कर्मवीर भी होते हैं और बुद्धिवीर भी होते हैं। तो साथियों आप लोग आशा करेंगे कि आप सभी को गद्यांश समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार पीछे करिए, फिर पढ़िए, लेकिन कोशिश करिए आप प्रश्न को अपने से करने का। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न पूछते हैं। उत्साह की संज्ञा प्राप्त करने के लिए किसका लगाव जरूरी है? आनंद का लगाव, हंसी का लगाव, भय का लगाव या फिर राग का लगाव? तो क्या होगा साथियों? तो आपका जो सही जवाब बनेगा वो है आनंद का लगाव। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्साह नामक आनंद के नित्य लक्षण क्या हैं? प्रयत्न और कर्म संकल्प और शक्ति, कर्म संकल्प और शक्ति, प्रयत्न और विवेक, साहस और निश्चय। तो साथियों क्या होगा आपका सही जवाब? प्रयत्न और कर्म संकल्प। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत किसका योग भी रहता है? प्रत्येक कर्म में थोड़ा या बहुत किसका योग भी रहता है? मन का, विचार का, बुद्धि का या फिर बल का? तो साथियों आपका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? वो होगा बुद्धि का। ठीक है, बुद्धि आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो साथियों आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथियों हमारे जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगर वीडियो उनको पसंद आई होगी, उनके लिए लगता होगा कि ये चैनल हमारे लिए यूजफुल है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और पीडीएफ साथियों आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, वहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।